इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए मैं राजीव गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल फोटोन्स एडोवर्स पे। तो हमने जो जर्नी की शुरुआत की थी उस जर्नी में हमने काफ़ी आगे बढ़ा और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को देखा था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाया था, बट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया था। तो एक उसका ओवरव्यू देता हूँ। हमने क्या बोले थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर सपोज दैट कि हमारे पास एक हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। इसमें हमने कहा था क्या कि एक हमारे पास सपोज दैट कि एक सिस्टम है, जस्ट लेट मी नो कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में तुम्हारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 अप टू Qn-1 Qn इतना ज़्यादा चार्जेस हैं। अब कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि Qn पे टोटल, आखिर Qn पे इन सभी चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लग रहा है Q1 पे। तो जो फोर्स ऑन Qn जो लगेगा, फोर्स ऑन Qn जो लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फिफ्थ चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सिक्स्थ चार्ज एंड सो ऑन कंटिन्यू टिल अप टू फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1 चार्ज। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। हमने आखिर निकाला क्या कि जो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Qn, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Qn ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को पढ़ लिया। अब इसमें फटाफट से न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस पे न्यूमेरिकल हम लोग से लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा। तो आई होप कि इन चीज़ों को तो समझ ही लिया होगा, तो फिर भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीज़ों को समझने के लिए कैसे हम लोग नेट फोर्स लगाते हैं किसी भी एक चार्ज पे बाकी अदर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, राइट। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हमारा न्यूमेरिकल का यह सेशन है, तो न्यूमेरिकल्स करते हैं क्या। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑलराइट। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को देख लिया। तो अब चलते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं कि हम लोग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस दिया हुआ है, राइट। वी हैव गिवन 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3। बोली ना कि जब कभी भी तुम्हें सिस्टम ऑफ चार्जेस दिख जाए, 2 चार्जेस से ज़्यादा दिख जाए, यहाँ पर हमारे पास 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज, 3 चार्ज दिख गया, ऑफ कोर्स इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। अब आगे दिया हुआ है कि इन तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इक्वल है, एंड इक्वल किसके हैं, Q के इक्वल हैं। हमारे पास टोटल 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, बट तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, हमारा सेम है, राइट। तो यहाँ पे बोल दिया और इन तीनों चार्जेस को रखा गया एट द वर्टिसेस, वर्टिसेस पे रखा गया है। किसके वर्टिसेस पे रखा गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा गया है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ कितना है, L है, राइट। तो प्रॉपर हमें बता दिया गया है कि चार्जेस का ओरिएंटेशन क्या है इस क्वेश्चंस में, राइट। एक चार्ज दिया हुआ, बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अब तक सो फार हमने जो स्टडी किया, जो पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3, और इन तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और वो कितना है, Q है। और इन तीनों चार्जेस को रखा गया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड का जो लेंथ है वो L है, उसके वर्टिसेस पे रखा गया है, राइट।
तो यह चार्ज का ओरिएंटेशन इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें यह बताया गया है। सो फार क्वेश्चन यही कह रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। अब एक और चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक हमने 3 चार्ज देखा था, अब बोल रहा है कि एक और चार्ज को लाया है और उस चार्ज क्या है, हमारे पास कैपिटल क्यू एक चार्ज है और इसका जो साइन है, जो इसका जो नेचर है वो किसके नेचर जैसा है, स्मॉल क्यूब की तरह है। यानी कि जो तीनों चार्ज हमने लिया वो जिस नेचर का है, सपोज कि वो पॉजिटिव नेचर का है, तो ये जो क्यू हमने लाया वो भी पॉजिटिव नेचर का होगा। उन तीनों को अगर हमने नेगेटिव नेचर का एज्यूम किया तो ये क्यू भी लाया है वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। और इसको हमने प्लेस्ड किया है, किस पे प्लेस्ड किया है, ये हमारा गेम चेंजर हो रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर हमने उस कैपिटल क्यू चार्ज को लाकर रखा है और उस चार्ज का नेचर बाकी 3 चार्जेस की तरह ही होगा। तो अब चलते हैं इसमें हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले ये देखने का कोशिश करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को बनाना मायने नहीं रख रहा है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको अगले क्वेश्चन पे इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें, इट डज अ मैटर अलॉट। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा। तो सबसे पहले हमें चार्ज की ओरिएंटेशन को देखना होगा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, चार्ज किस प्रकार से सेटअप है सिस्टम में। तो ये बोल रहा है कि आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन में कहा क्या रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहाँ पे बनाया। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारे लेंथ क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, LLL। सारे वर्टिसेस के एंगल भी जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं एंड दैट इज 60 डिग्री, ये भी हमें पता है। अब इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो अपोजिट वर्टेक्स, यहाँ पे हमने इसको मान लिया A, वर्टेक्स का नाम दे रहा हूँ A, ये B वर्टेक्स हो गया, ये C वर्टेक्स हो गया। अब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है कि इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इसका क्या होता है, मीडियन होता है, राइट। यही ना मीडियन होता है। और ये मीडियन क्या करता है, अगर बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है इसके अपोजिट बेसिस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। साथ ही साथ ये जो एंगल होती है, सॉरी इसको हमने पहले नहीं बनाना चाहिए था, ये जो एंगल होती है इसको दोनों को इक्वल पार्ट्स में, यानी कि एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और अपोजिट बेस के साइड को भी बाइसेक्ट करती है। ये मीडियन हो गया, कोरस्पॉन्डिंग ये भी हमारा एक मीडियन हो गया और कोरस्पॉन्डिंग हमारा ये भी एक मीडियन हो गया, राइट। और ये जो पॉइंट मिला, जो इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होती है वो उसकी सेंट्रॉइड कहलाती है। और बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो जिस वर्टेक्स से हम लोग जिस अपोजिट बेस की ओर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उस वर्टेक्स को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझ में आ गया। और एक चीज़ और समझो कि अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट, इस वर्टेक्स के इसके अपोजिट बेस पे जो लाइन ड्रॉ किए हैं वह, और जो पॉइंट है सेंट्रॉइड, वह उस मीडियन को जो होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, राइट। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। इसको लिख देते हैं, सिंस वी नो डैट सेंट्रॉइड जो होती है, सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल divides the median in the ratio of 2:1, राइट। ये हमें पता हो गया। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पर एक चार्ज Q है, राइट। चार्ज यहाँ पे Q है और एक चार्ज यहाँ पे Q है। अब हमने मीडियन पे सेंट्रॉइड पे एक और चार्ज हमने +Q लाया है, राइट। यही हमारा क्वेश्चन है। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे इंडिविजुअली। इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे इंडिविजुअली, भूल जाएंगे कि और कोई थर्ड चार्ज प्रेजेंट है। मतलब कि इन दोनों चार्जेस के बीच में ही सिर्फ हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं सेपरेटली। क्या आता है, तो ये चार्ज इस चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और वो रिपल्सिव फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट।
यह वाला चार्ज यानी कि जो बी पे जो वर्टेक्स बी पर जो क्यू चार्ज है, चूँकि दोनों का नेचर सेम है, तो यह चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपनी ओर से भगाएगा। तो इस पर क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स और यह किसके कारण फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू, मान लेते हैं बी चार्ज की वजह से, बी पॉइंट की वजह से यह फोर्स हुआ, राइट। ठीक उसी प्रकार पे जो सी पे जो चार्ज है, वर्टेक्स सी पर जो चार्ज प्रेजेंट है, वह उस पर एक इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सी, राइट। सेम उसी प्रकार से ए भी लगाएगा एक रिपल्सिव फोर्स इस पे, और वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरह का फोर्स लग रहा है। अब इसके इस वेक्टर कंपोनेंट को हम लोग सिंपलर फॉर्म में यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली चलते हैं, ब्रेक करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमें एक दिखा, और एक ऐसा दिख रहा है, और एक यहाँ पे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि हमें एज AC का लेंथ पता है। सिंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AC का जो लेंथ है वो कितना है, L है, यह हमें पास क्या है, गिवन है, राइट। अब अगर मीडियन का लेंथ निकालना होगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन, यहाँ पे इसको हम लोग D एज्यूम कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ मीडियन का लेंथ क्या है हमारा, AD, राइट। AD का लेंथ कैसे हम लोग निकालेंगे, AD का लेंथ निकालने के लिए देखो, ये हमें AC का लेंथ पता है, AC का लेंथ हमें पता है, और ये वाला एंगल भी हमें क्या है, पता है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री है, तो L cos 30 डिग्री हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन को हम लोग यहाँ पे आके ऐसे स्विच कर दिए हैं, राइट। बेसिकली हम लोग निकालने का क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, राइट। देखो ये बेस लाइन हमने लिया, और यहाँ पे ऐसे हैं, और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है, राइट। अब ये हमारा लेंथ L है, राइट। अब इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया, इसका ये कंपोनेंट क्या चीज़ हो जाएगा, L sin 60 डिग्री हम लोग इसको बोल सकते हैं, L sin 60 डिग्री, या फिर इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, L cos 30 डिग्री। तो AD का लेंथ हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसके बाद हम लोग का AD का लेंथ क्या आ रहा है, AD का लेंथ हो जाएगा L cos 30 डिग्री की वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं, cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, या फिर sin 60 डिग्री की वैल्यूज़ क्या होती हैं, √3/2। तो यहाँ से हमें AD का लेंथ पता चल गया, √3/2L। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास AD का लेंथ आ गया, ओके। हमने यहाँ पे AD का लेंथ निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो G जो पॉइंट है, जहाँ पे ये जो पॉइंट है Q, यहाँ पे हमने क्या माना है, G मान लिया है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि चूंकि AG, देखो एक ऐसा लाइन हमारे पास है, इसको हमने ऐसे सिंपलेड फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये A है हमारे पास, ये D है, ये जो मीडियन है ना, इसको हमने वर्टिकल, यहाँ पे मीडियन प्रेजेंट है, सपोज दैट ये मीडियन यहाँ पे वर्टिकली है, हमने इसको क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, G है, तो यहाँ पे हमने G ले लिया। अब G जो है A और D को, पॉइंट G जो है, यहाँ पे जो पॉइंट G है, यह पॉइंट A और पॉइंट D को ज्वाइन करने वाली लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:1 के रेशियो में, राइट। और अगर हमें सिंस AD का लेंथ हमें पता है वो कितना है, √3/2L, √3/2L। तो क्या हम लोग AG की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, AG की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। सपोज दैट तुम्हारे पास 100 रुपया है, 100 रुपीज़ है यू हैव, और इस 100 रुपीज़ को तुम्हें 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है।
इस प्रकार का क्वेश्चन आती है कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है और उसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना रहता है, तो हम लोग उसको में कैसे करते हैं कि कहते हैं कि लेट द रेशियो बी x, तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि 2/5 कर देते हैं इंटू 100। ऐसे ही नहीं करते हैं कि 5 से कट जाएगा 20, एक हो गया 40 रुपीज़ एक को देंगे और एक करेंगे 3/5 इंटू 100, ये हो जाएगा। एक को हम लोग कितना देंगे 60 रुपये देंगे। तो ये हमारा 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो गया। अब हमें इस लाइन को डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में, तो उसी प्रकार से हम लोग कहेंगे कि लेट द रेशियो बी x, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 2/3 राइट इंटू √3/2l। ये हमें क्या देगा AG का लेंथ दे रहा है राइट, ये हमें AG का लेंथ दिया। तो AG का लेंथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर AG की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 2/3 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आएगा 1/√3 टाइम्स L। ओके, तो ये हमारा AG का वैल्यू आया। ओके, ये हमारी AG की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में देख रहे हैं कि सिमेट्री से AG का जो लेंथ होगा वही हमारा BQ होगा, AG का जो लेंथ होगा वही हमारा BG होगा और वही हमारा CG होगा। सिंस नाउ बाय सिमेट्री फ्रॉम इक्विलैटरल ट्रायंगल, बाय सिमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिमेट्री ऑफ equilateral triangle, we have AG is equal to BG is equal to CG is equal to 1/√3l राइट। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इन सभी की वैल्यूज़ को निकाल लिया। ओके, अब हमें करना क्या है कि ये चीज़ तो हमने निकाल लिया। अब हमें ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स लग रहा है, एक कि सॉरी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट बी पे जो चार्ज है वह चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पर एक फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बिल्कुल सेम हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें एंगल को देखना है कि एंगल हमारा कितना यहाँ पर जा रहा है। ओके, चूँकि हमारे पास BG का लेंथ पता चल गया और CG का भी लेंथ पता है और AG का भी लेंथ पता है, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू B, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, इस चार्ज की वजह से जो होगा, ड्यू टू B लिख देते हैं यहाँ पे, B सिंपली अंडरस्टैंडेबल है। तो ये हमने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा Q/r² हमें चाहिए। r² क्या है, BG है, BG की लेंथ हमने यहाँ पे निकाला है 1/√3, तो KQQ/r² यानी कि 1/√3l का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या वैल्यूज हमें देगा, K स्मॉल q कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई l² इंटू 3 राइट। तो ये फोर्स की वैल्यूज क्या हो जाएगा 3KQQ/l², फोर्स ऑन Q ड्यू टू B। ये सिंपली आप लोग को क्लियर हो गया होगा राइट। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सिमिलरली फोर्स ऑन Q ड्यू टू C हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। चूँकि CG का लेंथ भी हमारा वही लेंथ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3KQQ/l² राइट। यानी कि ये जो फोर्स लगाएगा वही फोर्स ये लगा रहा है, यानी कि इन दोनों फोर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब देखना है कि ये दोनों फोर्सेस के बीच में आखिर एंगल कितना लग रहा है, तब ना हम इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। और यही फोर्स जो लग रहा है वो ये भी हमारा इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस और दोनों का अति बराबर ही हो रहा है। तो सपोज दैट कि यह जो ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 है,
बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F2 हमने मान लिया, और सी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है वो F3 लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि F1 जो लगा रहा है वही हमारा F2 भी लग रहा है, वही हमारा F3 लग रहा है, यानी कि इन तीनों ने बराबर बराबर फोर्सेस लगा दिया है और तीनों फोर्सेस को हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, राइट। जगह नहीं होने की वजह से हम लोग उधर से मिटा रहे हैं, बट ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पे अपने पास रख लेंगे। ओके, इस वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है आगे। ओके, तो क्या हमने देखा कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, और वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3KQQ/L², राइट। अब यहाँ पे इस फोर्सेस और इस फोर्सेस के बीच का हमें एंगल बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों फेसेस, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या हमारा सेम हो रहा है, ये F हो रहा है और ये F हो रहा है, और इन दोनों के बीच का हमें एंगल को अब फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास सपोज दैट यह वेक्टर P है, यह वेक्टर P है, यह वेक्टर P है, ये हमें बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमें निकालना रहता तो हम लोग क्या चीज़ करते थे, एक फार्मूला हमारे पास आता था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर रहती है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होती है वो कैसे गिवन होती है, दैट इज 2p cos θ/2। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का कोशिश करते हैं। 2p cos θ/2 से हम लोग जो है बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल लेते हैं। अब हम लोग का दो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, एक वेक्टर F2 वेक्टर, सॉरी ये हमारा F2 वेक्टर और ये हमारा F3 वेक्टर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, इस प्रकार से जा रहा है। एक हमारे पास यहाँ पे F2 वेक्टर है और सबको हम लोग बराबर ही मान लेते हैं, F1 F2 F3 को हमने क्या मान लिया, F मान लिया। ये F वेक्टर है, ये हमारा F वेक्टर है और नीचे हमारा एक F वेक्टर है। यही सिनेरियोस में रेड लाइन को यहाँ पे देखो एक y के फॉर्म में है, उसको हमने उस साइड y के फॉर्म में निकाल दिए हैं, और तीनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या चाहिए, सेम है। अब मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे फंस रहा है, क्या हम लोग सर इसके बीच का एंगल निकाल पाएंगे, और ये जो एंगल बना पा रहा है ये एंगल हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं। तो इसके एंगल को देखने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो रहा है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे टोटल हो जाएगा, और ये 90, तो ये हमारा कितना बन जा रहा है, 120 डिग्री बन पा रहा है। तो ये जो दोनों के बीच का जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 डिग्री एंगल आ पा रहा है, राइट। सिंस जो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का हम लोग निकालेंगे तो 2f cos θ/2 120 डिग्री बाई 2, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है हमारी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि f। तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आएगा वो हमारा f हो जाएगा, इन दोनों को रिजल्टेंट किए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर डायरेक्शन में F फोर्स, नीचे डायरेक्शन में F फोर्स, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस आर 0, राइट। यानी कि हमारे पास टोटल जो फोर्सेस लग रही है इस कैपिटल Q चार्जेस पर, इन बाकी तीन चार्जेस की वजह से वो क्या हो गया, 0। तो हम लोग इसका आंसर यही हमारा हो गया कि जो नेट फोर्सेस जो लग रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा एनसीईआरटी का एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन था, तो आई होप ने इसको आपने एंजॉय किया। तो इसको आप देखिए। अब नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार से है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज। दो चार्जेस का नेचर सेम, एक तीसरा माइनस में है, राइट। अब बोल रहा है कि तीनों चार्जेस को हमने रखा है वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तो फोर्स क्या होगा, ऑन ईच चार्ज, ईच चार्जेस पे हमें फोर्स को निकालना है, ओके।
सॉल्यूशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। वर्टेक्स का नाम दे देता हूँ ABC। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, एज पर क्वेश्चन कि हमारे पास दो सेम नेचर का चार्ज है, एक अपोजिट नेचर का चार्ज है। अब फोर्सेस की बात आती है, इन दोनों के बीच का हम लोग इंटरेक्शन देखें सिंपल बाय कूलम्स लॉ। तो यह Q1 पे सबसे पहले फोर्स देखते हैं। इन दोनों चार्जेस की वजह से Q1 पे क्या फोर्स लग रहा है, सबसे पहले हम लोग उसको फिगर आउट करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो डू मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स। आई विल definitely pick out your questions and respond it as soon as possible. From my side I will try to do my level best, but it's on you that how you grab the thing, right? तो यहाँ पे हमने इस C की वजह से B पे, इस वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से। ओके, और यह फोर्स कितना जाएगा, Q स्क्वायर बाई, चूँकि लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है हम लोगों ने लेंथ भी L ही लेना है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो, नहीं होना चाहिए। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग फोर्स को निकालते हैं, तो ये कैसे जाएगा, अट्रैक्टिव होगा इसको और अपनी ओर वो खींचेगा। तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स हमारा कितना लग रहा है, Q स्क्वायर, चूँकि माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा तो माइनस Q स्क्वायर बाई ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये हमारा नेट फोर्स लगा जो B वर्टेक्स पे हमारा चार्ज प्रेजेंट था उस पे लगा। अब हम लोग आते हैं C वर्टेक्स पे, आखिर कितना नेट फोर्स लग रहा है। C वर्टेक्स पे अगर हम लोग अपना नेट फोर्स निकालने का देखें तो देखते हैं कि B चार्ज की वजह से इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली A के कारण इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस में। तो हमने C वर्टेक्स में मौजूदा चार्ज को और B वर्टेक्स पे प्रेजेंट चार्ज के फोर्सेस को देख लिया, रिजल्टेंट फोर्सेस को भी हमें देखना बाकी है। A पे जो फोर्स लगेगा वो एक इधर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और एक इधर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, राइट। अब ये दो फोर्सेस लग रही है और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास इस फॉर्म में लग रहा है, एक इस फॉर्म में लग रहा है फोर्सेस। एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। ओके, दो फोर्सेस लग रही है। ओके, अब इस फोर्सेस को हम लोग मान लेते हैं कि F मान लेते हैं, राइट। चूँकि सभी जो फोर्सेस लग रहा है वही मान रहा है, इसको हमने F माना। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, F। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सब मैग्नीट्यूड वाइज वही है। तो यहाँ पर हमारा एक फोर्स F लग रहा है और एक फोर्स F लग रही है। ओके, और दोनों नेगेटिव अंदर की ओर लग रही है, तो F लग रही है और इधर F लग रही है और बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। अब हम लोग वेक्टर के एडिशन से यह जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर कुछ एंगल से सेपरेटेड हो और उन दोनों वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना रहता है तो एक फार्मूलाज होती है। वो फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, राइट, इस प्रकार से अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक P वेक्टर है और एक P वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए, और दोनों वेक्टर के बीच अगर सर्टेन एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारे पास वो किस फार्मूला से गिवन होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो यहाँ पे मिलेगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे वो क्या होता है, इज गिवन बाय 2p cos थीटा बाई 2, राइट। तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। इन द सेम मैनर इस सिनेरियोज में भी हम लोग क्या करेंगे, इन दो वेक्टर, चूंकि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों वेक्टर का सेम है, सर्टेन एंगल थीटा से क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2f cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे जाना जाएगा, f इक्विवेलेंट हमारा इसी फॉर्म में निकलेगा। ओके, अब इसको आगे हम लोग ब्रेक करते हैं, 2f cos 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 2f cos ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब cos 30 डिग्री की वैल्यूज क्या हमारे पास होती हैं, ऑफ कोर्स √3 बाई
2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2f√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा √3f। ओके, √3f। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी √3f फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। अब इन दोनों के बीच की हमें रिजल्टेंट निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बीच की एंगल कितनी होती है 60 डिग्री। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी 120 डिग्री और इन दोनों के बीच की एंगल क्या हो जाएगी 120 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे गिवन हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री, राइट, 120 डिग्री बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 1/2। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो इस फॉर्म में आएगा और रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है f आ रहा है। सिमिलरली हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और इन दोनों का भी रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और वो क्या हो जाएगा f आ जाएगा, राइट। अब देखो कि ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन है, अब ये दोनों लाइन के बीच का हमें इंक्लिनेशन लाना है। सपोज दैट ये लाइन को यहाँ से उठाओ और ये लाइन चूंकि इसके पैरेलल है तो हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकाल लेंगे। ओके, चूंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो हो रहा है ये इसके लाइन के पैरेलल है और ये इस लाइन के पैरेलल है और दोनों के बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा, फिगर आउट करना होगा। तो ये हमारा √3f जा रहा था नीचे की ओर डायरेक्शन में और इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालेगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा अपर डायरेक्शन में जाएगा। तो √3f किधर जा रहा है जे कैप की ओर जा रहा है, माइनस जे कैप में जा रहा है, राइट। अब हमें निकालना है कि इसका रिजल्टेंट किधर जा रहा है, चूंकि इसके बीच का एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये हमारा एक इस प्रकार से गया और एक वेक्टर यहाँ पे f, राइट, और इसी से इंक्लाइंड है ऐसे एक वेक्टर है f। इसके बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री ही मान लेते हैं, 30 डिग्री। सपोज दैट कि इसके बीच का जो एंगल चूंकि 120 डिग्री है तो वो 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो इसके बीच इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा कितना 2f cos 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री बाई 2 यानी कि 2f cos ऑफ 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है हमारे पास √3/2 यानी कि 2f √3/2 यानी क्या हो जाएगा √3f। ओके, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया √3f हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे मतलब कि पूरा मतलब कि अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमारा √3f और अपर डायरेक्शन में उसको कैंसिल करने के लिए कितना लग रहा है बिल्कुल ही √3f लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 होगा, राइट। जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक की ओर। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं अगले टॉपिक की ओर। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को चीज़ों को समझ में आए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 3 चार्जेस हैं और तीनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इस बार हमारे पास क्या है 20 माइक्रोकूलम्ब है। 3 चार्जेस मतलब कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास है और तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 20 माइक्रोकूलम्ब है एंड ये तीनों चार्जेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में प्लेस्ड किया गया है और सक्सेसिव चार्जेस जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंसेस पे हैं, राइट। अब कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द राइट एंड पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करें
तो हो सके तो वीडियोस को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए क्या आपसे ये क्वेश्चन लग पा रहा है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन पे बेस्ड हमने पिछले 2 क्वेश्चंस को किया था और काफ़ी मतलब कि डिटेल्ड में हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो फटाफट से ट्राई लीजिए कि बन पा रहा है आपसे कि नहीं बन पा रहा है। बन पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना ना भूलें, राइट। तो ट्राई कीजिए ऑफ करके वीडियो, ओके। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, आप लोग इसको मिलाइए कि आपने सही अप्रोच लिया या सही अप्रोच ना लिया। तो हमारे पास 3 चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज। और बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि जो सक्सेसिव चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस है वो 2-2 मीटर का है। यहाँ पे देखो 2 मीटर का डिस्टेंस बोला हुआ है। सक्सेसिव चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मीटर है। और ये यहाँ पे कितना का चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का ये चार्ज हुआ। ये चार्ज भी कितना है, 20 माइक्रोकूलम का। और ये चार्ज भी कितना है, 20 माइक्रोकूलम का। और सबका जो सेपरेशन है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दैट इज 2 मीटर, राइट। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2 मीटर। अब ये जो है वो ये वाला जो चार्ज है वो राइट एंड चार्ज है। यह चार्ज कितना है, राइट एंड। ये हमारा हुआ, ये हमारा कौन सा एंड हुआ, राइट एंड हुआ, राइट। और ये हमारा कौन सा एंड हुआ, लेफ्ट एंड हुआ। ओरिएंटेशन में चार्ज का क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें फोर्स को तो कैलकुलेट करना है, बट राइट एंड पे जो चार्ज प्रेजेंट है, राइट एंड पे जो चार्ज प्रेजेंट है, राइट एंड पे जो चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज पे इन 2 चार्जेस की वजह से फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इस चार्ज की वजह से, इसको हम लोग मान लेते हैं चार्ज 1, इसको हमने मान लिया चार्ज 2, सॉरी इसको हमने मान लिया चार्ज 1 और इसको हमने मान लिया चार्ज 2। तो पहले हम लोग चार्ज 1 की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग फिगर आउट करते हैं। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग मेंशन करते हैं। तो जो हमारा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन, इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा चार्ज, इसको हम लोग मान लेते हैं सपोज पी चार्ज, राइट। तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1, ओके। अब इस 20 माइक्रोकूलम के, अब इस चार्ज की वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में, एक बड़ा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा पहले वाले के रिस्पेक्ट में। पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये क्या है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू सेकेंड चार्ज, राइट। अब इन्हीं 2 चार्जेस का हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है फर्स्ट चार्ज का, और इन 2 सोकेट से दोनों फोर्सेज का क्या हमें रिजल्टेंट निकालना है। अब हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1, ओके। हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1, ओके। तो फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के, राइट। के की वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑल राइट। के Q1 की वैल्यूज कितनी है, 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो वहाँ 10 टू द पावर -6, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में चूंकि हम 1 के कारण चोट लगा रहे हैं तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1 हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 9 इंटू, ये हम लोग कर लेते हैं 4 इंटू, इसको फिर से ऐसे में करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4, कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20, ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, राइट। तो हमारे पे क्या निकलेगा, 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 9 -12, राइट। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स निकलेगा। फोर्स को निकालने के लिए 5 5 जा 25
और 25 टाइम्स 9 45, हाथ में 4, 9 टू जा 18 और 18 4 22, राइट। तो ये हमारा कितना आ रहा है वैल्यू 225 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, अब हम लोग करेंगे 225 डिवाइडेड बाई 1 2 3, यानी कि 0.225 न्यूटन। ऑलराइट, तो 0.225 न्यूटन कौन लगा रहा है? फोर्स ऑन पी ड्यू टू 1 कितना आया हमारे पास? 0.225 न्यूटन। यह वस चार्ज इस पी चार्ज पे इतना फोर्स लगा रहा है, राइट। अब हमने फर्स्ट चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि पी पे जो सेकेंड चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा? के की वैल्यूज लेते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, Q1 कितना है हमारा? 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यूज, ये तो हमारा Q1 हुआ, दिस इज अवर के, ये Q1, और Q2 की वैल्यूज क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट, डिवाइडेड बाई r², दैट इज 4 इंटू 4, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ इशू हो गया, तो ये तो 4 इंटू 4 था, बट यहाँ पे r की वैल्यूज कितनी है? 2 इंटू 2 जाएगा, 2 इंटू 2, तो 2 से 10 टाइम्स एंड 2 से ये गया 10 टाइम्स। तो फोर्स ऑन P ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग इधर से फिगर आउट करते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -12 प्लस 2, ऑलराइट। तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर, तो 9 टू 11, तो 10 टू द पावर -1, यानी कि 9/10 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन फोर्स ऑन P ड्यू टू 2। नाउ resultant force on P, resultant force on P हमें निकालना है। तो resultant force on P कितना गिवन हो जाएगा? तो फोर्स ऑन P ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन P ड्यू टू 2 हमने कर दिया। तो फोर्स ऑन P ड्यू टू 1 हमने कितना निकाला? फोर्स ऑन P ड्यू टू 1 हमने यहाँ पे निकाला है 0.225 न्यूटन, 0.225 न्यूटन, ऑलराइट। और फोर्स ऑन P ड्यू टू 2 हमने यहाँ पे निकाला है 0.9 न्यूटन। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? सम अप करना है, 0.225 और 0.900 सम कर को देखो, 5211, दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 1.125 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स हमारा लगेगा इस चार्ज पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा आया होगा, ये कैलकुलेशन हमने यहाँ किया, शायद ये कवर्स में नहीं आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है फोर्स ऑन P ड्यू टू 2 निकाला था, तो ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल है। K की वैल्यूज को हमने लिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऑलराइट, इंटू Q1 की वैल्यूज को लिया था 20 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यूज को लिया 20 इंटू 10 टू द पावर -6, डिवाइडेड बाई r² लिया, दैट मीन्स कि 2 इंटू 2। तो यहाँ से यहाँ गया था 10, यहाँ से यहाँ गया था 10, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को निकाला था फोर्स ऑन P ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल पावर, यहाँ पे हमने क्या किया था 9 -12 प्लस 2, राइट। तो यहाँ से निकाला था 9 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन, ऑलराइट। तो आई होप कि ये बहुत ही आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि अब तक आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने किया, राइट, सभी क्वेश्चंस में एक कोर कॉन्सेप्ट है, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया रहेगा, एक चार्ज आपको पकड़ लेगा, राइट, और उस चार्ज पे आपको बाकी सब रिमेनिंग चार्जेस को इंडिविजुअली ट्रीट करना है और उसका कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है, और फाइनली वेक्टर की तरह सभी फोर्सेज को ऐड कर दो और वो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा।
उसी के कड़ी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आगे अच्छे से प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं और सभी का मैग्नीट्यूड कितना है, Q दिया हुआ है, और उसको प्लेस्ड किया गया कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर की कॉर्नर्स पे प्लेस्ड किया गया। साइड A है और हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है एनी वन ऑफ द चार्ज। किसी एक चार्जेस पर हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। देखते हैं हमारा अप्रोच क्या रहेगा। तो पहला अप्रोच क्या है हमारा, चार्ज का ओरिएंटेशन, चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है। सबसे पहले ये अगर आपने पकड़ लिया, राइट, तो क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। तो पहला हम आपका प्रायोरिटी यह होना चाहिए कि सबसे पहले चार्ज किस प्रकार से क्वेश्चन में अरेंज किया हुआ है उसको देखना है। तो क्वेश्चन हमारे अपने सीधे यस बता रहा है कि चार्ज जो हो रहा है वो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक हमने स्क्वायर को आर्बिट्रेरी स्क्वायर हमने बनाया, ओके। इस स्क्वायर का हमने नेमिंग किया A, B, C एंड दिस पॉइंट इज D, राइट। अब इस पे A वर्टेक्स पे हमारा Q चार्ज है, ओके। वर्टेक्स B पे भी हमारा चार्ज Q, वर्टेक्स D पे भी चार्ज Q और वर्टेक्स C पे भी चार्ज Q। अब बोल रहा है कि एनी वन ऑफ द चार्ज हमारे पास टोटल 4 चार्जेस हैं, Q Q Q Q। अब इन चारों चार्जेस में से आपको कोई एक चार्जेस को उठाना है और उस एक चार्जेस पे आपको इन तीनों चार्जेस की वजह से लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। क्वेश्चन में बेसिकली यही कह रहा है कि आप एक मन में एक स्क्वायर को एज्यूम करो, राइट। मन में एक स्क्वायर को एज्यूम करो और उस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर्स पे आपने चार्ज Q रखा। अब उस चार्ज Q से आप एक चार्ज को एज्यूम करके उसको पिकअप कर लो और उस चार्ज पे बाकी 3 चार्जेस कितना फोर्स लगा रहा है उसको फिगर आउट करना है, ओके। तो हमने इस चार्ज को पिक किया, ओके। अब इस चार्ज पे इन तीनों चार्जेस की वजह से लगने वाला हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है। इसको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमारा इम्प्लीकेशंस पड़ेगा। सिंस डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन बाय रूट 2a provided side of a square is a, sides of a square measures a, राइट। अगर हमारा स्क्वायर का साइड a है तो उसका डायगोनल क्या होगा, रूट 2a होगा। इसके साइड को हमने क्या अज्यूम किया, a है, और राइट। ये भी हमारा क्या है, a है, ये भी हमारा क्या है, a है, और ये भी हमारा क्या है, a है। तो ये जो डायगोनल होगा दैट इज रूट 2a, ओके। अब इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स को इस डायरेक्शन में चूंकि रिपेल करेगा, यह चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगा ये, और इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ये। अब इस चार्ज इस पे फोर्स लगाया F बाई सिमेट्री, वह फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, बट ये जो फोर्स होगा उस फोर्स का क्या होगा, कुछ अलग फोर्स लगेगा। चूँकि अगर हमने इस F को वैल्यूज़ को क्या होगा, सिंस F की वैल्यूज़ को हमने क्या किया, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर को हमने क्या माना है, F माना है, और राइट। ये F की वैल्यूज़ हमें पता है। अब इसकी वजह से फोर्स ऑन C ड्यू टू A ये क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और R स्क्वायर हमारा कितना है, रूट 2a का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे 2a स्क्वायर ये वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो हमारी कितनी है, K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1/2, और ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, F है। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, F/2 हो गया, ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब देखो वेक्टर में क्या कैलकुलेशन हमारे पास आ रहा है कि ये एक, यहाँ पे वेक्टर में देखो क्या आ रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड F है। यहाँ पे भी एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, और ये हमारा एक वेक्टर है जिसका है जो कि है F/2। ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है, ऑल राइट। इसको हमने बस यहाँ से उठा के यहाँ पे किया। अब हमें करना क्या है ना कि इसको हम लोग को ब्रेक करना है। इसका यहाँ पे कॉस कंपोनेंट और इसका यहाँ से हमने साइन कंपोनेंट निकाला। तो F/2
cos 45 डिग्री कर दो यहाँ पे, cos 45 डिग्री, यहाँ पे करूँ f/2 sin 45 डिग्री, राइट। तो हमारे पास क्या निकलेगा कि ये तो हमारे पास फिर क्या निकलेगा, यहाँ पे तो हमारा f हो गया, और राइट ये f हो गया और यहाँ पे तो f हो ही गया। अब इसका जो कंपोनेंट आएगा, इसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आया 45 डिग्री की वैल्यूज़ क्या होती हैं 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा f/2 इंटू 1/√2, यानी कि f/ क्या हो जाएगा ये f/2√2। इन द सेम मैनर ये क्या हो जाएगा f/2√2 हो गया सिंपली। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, वो कितना हो जाएगा F + F/2√2, यानी कि F को अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 + 1/2√2 आ रहा है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यूज़ क्या है F + F/2√2। F को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/2√2। अब इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकालना है, चूँकि दोनों सेम है तो रिजल्टेंट क्या चीज़ हो जाएगा 2p cos 45 डिग्री, यानी कि 2p 45 डिग्री की वैल्यूज़ क्या चीज़ होती है √2, यानी कि क्या हो जाएगा √2p हो गया, और राइट। और p की वैल्यूज़ ये हमारा क्या है इट इज़ इक्वल टू p, और ये भी हमारा क्या है इज़ इक्वल टू p। बस हमें अब क्या करना है इक्वेट कर देना है, यहाँ पे हमने इक्वेट कर देते हैं। 2p p की वैल्यूज़ हमारी क्या है, p को हमें बस √2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और p की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है f इंटू 1 + 1/2√2। इसको सिंपली 2 से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा f2 + 1/√2। इशूज़ कोई नहीं होना चाहिए। अब f की वैल्यूज़ हमारा क्या है, f की वैल्यूज़ क्या है हमारा kq² डिवाइडेड बाई 2a² है, राइट। अब यहाँ पर 2 को यहीं पे ले लेते हैं, 2 हो गया इंटू 1 + 1/2√2, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेट फोर्स क्या निकलेगा kq² बाई a² इंटू 1 + 1/2√2, ऑलराइट। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है किसी एक फोर्सेस के द्वारा बाकी अदर पर। हाँ, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो हमने रिजल्ट ने निकाला था, ये देखो यहाँ पे f/2√2 था और यहाँ पे f/2√2। बेसिकली यहाँ पे जो f/2 आया था वैल्यूज़, और इधर आया था f, इधर आया था f। इस f को हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया, f/2 cos 45, f/2 sin 45, तब हमने इन दोनों को ऐडअप किया। तो यहाँ पे देखे थे कि √2p आया था, √2p आया था, तो हमने √2p निकाला और p की वैल्यूज़ हमारा क्या है f आया, तो √2f हमने करना था, दैट इज़ √2f हमने यहाँ पे निकालना था। तो √2f निकालने के लिए क्या हो जाता था, यहाँ पे हो जाता क्या हो जाता √2 + 1/2, या फिर √2 को हम लोग बाहर ही रखते हैं, √2f डिवाइडेड बाई 1 + 1/2√2 हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, राइट। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया था। अब उसके बाद हमें क्या करना था ना कि यह f की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है, तो f की वैल्यूज़ हमारा क्या हुआ था kq² बाई a² था, राइट। यहाँ पे अब हमने क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग